आज के इस एनालिसिस में हम मौर्योत्तर काल के बारे में डिस्कस करेंगे। इस एनालिसिस का आपको क्या फायदा मिलने वाला है, इसके थ्रू आप एनसीईआरटी की बुक को पढ़ने के तरीके को सीख पाएंगे। एनसीईआरटी की बुक तो लाखों लोग पढ़ते हैं, लेकिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में वही सफल हो पाते हैं जिन्हें एनसीईआरटी की बुक को पढ़ने का तरीका, सही एंगल, सही अप्रोच पता होता है। साथ ही साथ आप इस एनालिसिस के थ्रू स्टैंडर्ड बुक के पढ़ने के तरीके को सीख पाएंगे। आप ये जान पाएंगे कि कौन सा एरिया कोर एरिया है, कौन सा एरिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज ज्यादा होती है, किस एरिया पे आपको कितना समय देना है, ये आपको इस एनालिसिस से आपको सीखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ आप यूपीएससी एग्जाम के एंगल को भी सीख पाएंगे और स्टेट पीसीएस एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने का जो एंगल होता है, जो अप्रोच होता है, उस अप्रोच को जान पाएंगे। यदि क्वेश्चन 1 की बात करें तो क्वेश्चन 1 है, अश्वघोष किसका समकालीन था? अश्वघोष किसका समकालीन था? समकालीन का मतलब होता है एक ही समय में या एक ही समय का। ये जो समकालीन शब्द है, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है यूपीएससी एग्जाम और स्टेट पीसीएस एग्जाम दोनों के लिए। प्रत्येक वर्ष इस एंगल पे क्वेश्चंस होता है, कि क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है और इस एंगल पे क्वेश्चंस स्टेट पीसीएस एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है। अश्वघोष किसका समकालीन था? अशोक का, चंद्रगुप्त द्वितीय का, कनिष्क का, हर्षवर्धन का। इसका जो सही आंसर होगा कनिष्क का। अश्वघोष कनिष्क का समकालीन था, ये इसका सही आंसर है। अगर हम बात करें मौर्योत्तर काल की, तो मौर्योत्तर काल का जो टाइमलाइन है वो 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है। 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है। जो एनसीईआरटी की बुक में ये डेट थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि अलग अलग बुक में जो डेट है वो थोड़ा सा आगे पीछे रहता है। तो ये जो डेट है मौर्योत्तर काल का 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। मौर्योत्तर काल का एक जो वंश था कुषाण वंश। मौर्योत्तर काल का जो सबसे प्रसिद्ध वंश था कुषाण वंश। मौर्योत्तर काल का जो सबसे प्रसिद्ध वंश था कुषाण वंश, और इसका जो सबसे प्रसिद्ध राजा था वो कनिष्क था। कुषाण वंश का जो सबसे प्रसिद्ध राजा था वो कनिष्क था। कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। कनिष्क के जो राजकवि थे वो अश्वघोष। कनिष्क के राजकवि कौन थे? कनिष्क के राजकवि कौन थे? अश्वघोष थे। कनिष्क के राजकवि कौन थे? अश्वघोष थे, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। कनिष्क के राजकवि कौन थे? अश्वघोष थे, जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की थी। इससे क्लियर हो गया कि जो अश्वघोष है वो किसके समकालीन है? जो अश्वघोष है वो किसके समकालीन है? कनिष्क के। ठीक है, इसके साथ ही साथ इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपको सीखने को मिल रहा है। कनिष्क के आश्रित विद्वान जो थे, कनिष्क के आश्रित विद्वान कौन थे? वसुमित्र जो थे कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। वसुमित्र कनिष्क के आश्रित विद्वान थे। अब यहां पे अगर हम बात करें अशोक, इसमें और भी जो ऑप्शन अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्षवर्धन, ये जो 3 एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो अगर हम अशोक की बात करें तो जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य से संबंध कौन रखते हैं? मौर्य साम्राज्य की अगर हम बात करें तो मौर्य साम्राज्य के जो शासक हैं वो कौन थे? अशोक थे। मौर्य साम्राज्य के शासक कौन थे? अशोक थे। और इसकी टाइमलाइन क्या है? 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व। पहले कौन सा साम्राज्य आया? मौर्य साम्राज्य।
मौर्य साम्राज्य के बाद कौन सा साम्राज्य आता है? मरुत्तर काल आता है। तो एक पॉइंट तो क्लियर हो जा रहा है कि जो अश्वघोष है वो मरुत्तर काल से है, अश्वघोष जो है वो मरुत्तर काल से संबंध रखते हैं। इसका मतलब अश्वघोष का मौर्य साम्राज्य से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य मरुत्तर काल से पहले का है। मौर्य साम्राज्य की टाइमलाइन 385 से 150, मौर्य साम्राज्य की टाइमलाइन 322 से 185 ईसा पूर्व है, और मरुत्तर काल की टाइमलाइन 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी है, और जो अश्वघोष है वो मरुत्तर काल से संबंध रखते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय, तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय ये गुप्त काल से संबंध रखते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, और इसकी जो टाइमलाइन है 240 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व। गुप्त काल की जो टाइमलाइन है 240 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व। इट इज क्लियर दैट कि मरुत्तर काल के बाद कौन सा काल आता है? गुप्त काल आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, क्योंकि गुप्त काल मरुत्तर काल के बाद आता है। मरुत्तर काल और गुप्त काल इन दोनों की टाइमलाइन अलग अलग है। अब बात करें हर्षवर्धन की, ये आंसर भी क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो हर्षवर्धन है वो गुप्तोत्तर काल के महत्वपूर्ण शासक है। जो हर्षवर्धन है ये गुप्तोत्तर काल के महत्वपूर्ण शासक थे, और गुप्तोत्तर काल की जो टाइमलाइन है 600 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व है। 600 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व है। गुप्तोत्तर काल की जो टाइमलाइन है 600 ईसा पूर्व से 750 ईसा पूर्व है। तो इस प्रकार देखें, इसमें ये जो 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में एक पॉइंट मौर्य साम्राज्य से जो सम्राट अशोक है ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त काल से संबंधित है। कनिष्क की बात करें तो मरुत्तर काल से संबंध रखते हैं। हर्षवर्धन की बात करें तो गुप्तोत्तर काल से संबंध रखते हैं। इस प्रकार शासकों की जो टाइमलाइन है अलग अलग है, इन शासकों की जो टाइमलाइन अलग अलग है और ये अलग अलग साम्राज्य से संबंध रखते हैं। इस क्वेश्चंस के एनालिसिस से क्या क्लियर हो रहा है? इस क्वेश्चंस के एनालिसिस से इट इज क्लियर दैट कि जो टाइमलाइन होता है, टाइमलाइन एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है। टाइमलाइन एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है, इसलिए जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ें, टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, तो उसमें जो टाइमलाइन होता है उस टाइमलाइन को एक सीक्वेंस में नोट करें। जैसे इस प्रकार से कनेक्टिविटी में रखें, कनेक्टिविटी आप उस टाइमलाइन में दिखनी चाहिए। तो इस क्वेश्चंस के आंसर से क्लियर हो जा रहा है कि एनसीईआरटी की बुक पढ़ते समय और स्टैंडर्ड बुक पढ़ते समय या टेस्ट सीरीज सॉल्व करते समय जो आपको टाइमलाइन के एंगल मिल रहे हैं वो टाइमलाइन के एंगल इंपॉर्टेंट एंगल होते हैं, और ये जो टाइमलाइन होता है ये बार बार भूल जाता है, इसलिए आप इसका एक शॉर्ट नोट्स बना के रखें और इसको आपको दिमाग में बैठाना है। आप प्रत्येक वर्ष के पेपर को देखिए, चाहे स्टेट पीसीएस का हो चाहे यूपीएससी का पेपर हो, टाइमलाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस, कई क्वेश्चंस जो है वो टाइमलाइन बेस पे होते हैं और पूछे जाते हैं बार बार। तो ये क्वेश्चंस जो टाइमलाइन होता है क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, कनिष्क के समकालीन थे, कनिष्क के समकालीन थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, कनिष्क के समकालीन थे। तो ये देखिए ये क्वेश्चन स्टेट पीसीएस एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया। कनिष्क के समकालीन थे अश्वघोष, वसुमित्र, कालिदास, कंबल। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, कनिष्क के समकालीन अश्वघोष थे और वसुमित्र थे, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन ये सही होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड। कनिष्क के समकालीन कौन थे? अश्वघोष थे, वसुमित्र थे, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। यहां पे अभी आपको बताया गया कि जो
कनिष्क के राज कवि थे वो अश्वघोष थे, और कनिष्क के जो आश्रित विद्वान थे वो वसुमित्र थे। कालिदास नहीं होगा, कंबन नहीं होगा। कालिदास क्यों नहीं होगा? क्योंकि कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंध रखते हैं। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित है। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। इस प्रकार देखें तो इस आंसर में इस क्वेश्चन के अंदर कालिदास नहीं होगा, कंबन नहीं होगा, क्योंकि कंबन की जो टाइमलाइन है 1180 ईसा पूर्व से 1250 ईसा पूर्व है। कंबन की जो टाइमलाइन है वो 1180 ईस्वी से 1180 ईस्वी से 1250 ईस्वी है, जबकि कनिष्क की जो टाइमलाइन है, कनिष्क जो है वो किससे संबंध रखते हैं? मरणोत्तर काल से रखते हैं संबंध, और मरणोत्तर काल की जो टाइमलाइन है वो 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी है। तो इट इज क्लियर दैट जो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कनिष्क के समकालीन कौन थे? अश्वघोष थे और वसुमित्र थे। अब इन दो क्वेश्चंस के डिस्कस करने से एक पॉइंट ये भी क्लियर हो जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन जो समकालीन कीवर्ड है, ये क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल है। जस्ट बिफोर अभी हमने आपको बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चंस बनने का। अब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते समय आपको ये ध्यान देना है कि कौन से व्यक्ति एक ही समय में बिलोंग करते हैं, एक ही समय के कौन कौन से व्यक्ति हैं, किन किन शासकों की किन किन दार्शनिकों की जो टाइमलाइन है वो एक है। तो एनसीईआरटी के अंदर आपको ये एंगल आपको ढूंढना है, समकालीन का एंगल ढूंढना है, इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क के दरबार निम्नलिखित में से कौन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो जो इसका आंसर होगा पतंजलि, इसका आंसर होगा पतंजलि। जो पतंजलि है वो कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं रखता। अब अगर हम बात करें अश्वघोष कनिष्क के दरबार से संबंध रखते हैं। अभी हमने यहाँ पे आपको बताया अश्वघोष जो थे अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के क्या थे? राज कवि थे। तो जो अश्वघोष हैं वो कनिष्क से संबंध रखते हैं, कनिष्क के दरबार से संबंध रखते हैं। चरक की बात करें तो चरक कनिष्क का राजवैद्य था। चरक जो है कनिष्क का राजवैद्य था, आयुर्वेद का विद्वान था, और इसने चरक संहिता की रचना की। चरक ने चरक संहिता की रचना की। चरक जो है आयुर्वेद का विद्वान था और कनिष्क का क्या था? राजवैद्य था। कनिष्क का क्या था? राजवैद्य। इस प्रकार क्लियर हो जा रहा है कि चरक भी जो है कनिष्क के दरबार से संबंध रखता है। नागार्जुन की बात करें तो नागार्जुन भी कनिष्क के दरबार से संबंध रखता है। तो अब यहाँ पे हमने पार्ट आपको बताया है कि कनिष्क के दरबार से कौन कौन संबंध रखता है? कनिष्क के दरबार से कौन कौन संबंध रखता है? 5 नागार्जुन, महाचेत, संघरज। कनिष्क के दरबार से कौन कौन संबंध रखता है? कनिष्क के दरबार से कौन कौन संबंध रखता है? 5 नागार्जुन, महाचेत, संघरज, और यहाँ पे आपने देखा वसुमित्र, अश्वघोष, ये सभी कनिष्क के दरबार से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन क्या था कि कनिष्क के दरबार निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? तो कौन नहीं था? पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं रखता। इस एंगल पे क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम और स्टेट पीसीएस एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। और ये जो नहीं था नाट वाले पॉइंट पे, और यहाँ पे बच्चे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा गलत करते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है आपके पास टाइम कम होता है, और उस टाइम के कम होने की वजह से इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप गलती कर जाते हैं। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान देना है, जहां पे भी नहीं शब्द आ रहा है, जिस क्वेश्चन में नहीं शब्द आ रहा है वहां पे बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम हो या स्टेट पीसीएस एग्जाम हो, इस प्रकार के क्वेश्चंस की संख्या बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। नाट शब्द वाले क्वेश्चंस की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। खास तौर से यूपीएससी एग्जाम में इस एंगल पे क्वेश्चन
खास तौर से यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में नॉट एंगल पे क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो यहां पे आपको बहुत ही ध्यान देना है, बहुत ही सतर्क रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन नगरों का उल्लेख, किन शहरों का उल्लेख हमें कैनिस के रप्तक अभिलेख में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख हमें रप्तक अभिलेख में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनिस के रप्तक अभिलेख में किन नगरों का उल्लेख किया गया है। तो इसका जो आंसर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किन नगरों का उल्लेख कैनिस के रप्तक अभिलेख में नहीं मिलता। निम्नलिखित में से किन नगरों का उल्लेख कैनिस के रप्तक अभिलेख में नहीं मिलता। फिर से एक बार क्वेश्चन नाट पे आ गया, नहीं मिलता, नाट से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो जो इसका आंसर होगा श्रावस्ती, इसका आंसर क्या होगा, श्रावस्ती का उल्लेख कैनिस के रप्तक अभिलेख में नहीं प्राप्त होता। कैनिस का जो रप्तक अभिलेख है यह अफगानिस्तान से प्राप्त किया गया है। कैनिस का रप्तक अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त किया गया है। और कैनिस के रप्तक अभिलेख में किन किन शहरों का उल्लेख मिलता है, साकेत का उल्लेख मिलता है जो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, कौशाम्बी का उल्लेख मिलता है जो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, पाटलिपुत्र का उल्लेख मिलता है जो बिहार में लोकेटेड है, चंपा का उल्लेख मिलता है जो बिहार में लोकेटेड है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कैनिस के रप्तक अभिलेख में किन शहरों का, किन नगरों का उल्लेख मिल रहा है। साकेत का उल्लेख मिल रहा है जो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, कौशाम्बी का मिल रहा है जो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, पाटलिपुत्र का मिल रहा है जो बिहार में लोकेटेड है, चंपा का मिल रहा है जो बिहार में लोकेटेड है। यानी इसका जो आंसर होगा, किसका उल्लेख नहीं मिल रहा है, श्रावस्ती का उल्लेख नहीं मिलता। तो ये क्वेश्चंस यूपीएससी एग्जाम में भी नहीं पूछा गया है, बट यूपीएससी एग्जाम में इस पॉइंट पे क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। रप्तक अभिलेख पर यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चंस बनने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य हम डिस्कस कर रहे हैं तो वहां पर हमने आपको दिखाया था किस प्रकार से अभिलेख से रिलेटेड क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे गए। यूपीएससी एग्जाम में किस प्रकार से अभिलेख से रिलेटेड क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। इसलिए रप्तक अभिलेख पे यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है, ये स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है, बट यूपीएससी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। कभी पूछ सकता है कि कैनिस के रप्तक अभिलेख में किन नगरों का उल्लेख किया गया है। तो कैनिस के रप्तक अभिलेख में किन नगरों का उल्लेख किया गया है, किन शहरों का, साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। अगर हम इस रप्तक अभिलेख की लिपि की बात करें तो इसकी लिपि यूनानी है। भाषा की बात करें तो इसकी भाषा क्या है, बैक्ट्रियन भाषा है। भाषा इसकी क्या है, बैक्ट्रियन भाषा है। और ये रप्तक अभिलेख किस वंश से संबंध रखता है, कुषाण वंश से संबंध रखता है। और कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कौन थे, कैनिस। आई होप दैट ये एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। एक पॉइंट ये भी क्लियर हो जा रहा है कि इस एनालिसिस से क्लियर हो जा रहा है कि मौर्योत्तर काल के अंतर्गत जो कुषाण वंश है, मौर्योत्तर काल के अंतर्गत जो कुषाण वंश है, जिनके सबसे प्रसिद्ध शासक, महत्वपूर्ण शासक कौन है, कनिष्क है। ये क्वेश्चंस बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मौर्योत्तर काल के अंतर्गत कुषाण वंश एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वेश्चंस बनने का, एक इंपॉर्टेंट एरिया है, कोर एरिया जहां से क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। आई होप दैट एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके बाय।